यूनिट कर रहे हैं हम एटम एंड न्यूक्लियाई। Yesterday, the last topic that was done was mass energy relation. सबको पता है mass energy relation was given by the scientist Einstein according to the theory of relativity, and he has combined the two laws of conservation of mass and energy, and that two laws of conservation of mass and energy were given by a single law or relation E equal to mc square. E is energy and m is mass. That means whenever there is some amount of energy is lost, that energy appears in the form of mass. That means energy mass में convert हो रही है और mass जो है वो energy में convert हो रहा है. तो according to this law of conservation of mass energy relation, the sum of mass and energy of a system remains same. तो मतलब मास और एनर्जी दोनों किसी भी सिस्टम के हमेशा क्या रहेंगे, उन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा. सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन मास एनर्जी रिलेशन. अब इसी मास एनर्जी रिलेशन के ऊपर हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. देखिए किसी को वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉइस क्लियर है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है? स्नेहा आवाज नहीं आ रही, क्लियर है? वर्षा, स्नेहा क्लियर है बेटा? विवेक ओके. अनु काफी लेट हो बेटा, जल्दी टाइम से आया करो. देखिए कल हमने कंसेप्ट स्टार्ट कर ही दिया था अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि रिगार्डिंग था रिगार्डिंग द बाइंडिंग एनर्जी. अब बाइंडिंग एनर्जी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम स्टडी करेंगे. यू नो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, एंड दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स है. अब आप देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं और सब प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है. तो आपको नहीं लगता यहाँ पे ये जो प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे सेम चार्ज की वजह से? रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है इन प्रोटॉन्स के बीच में, क्योंकि एक प्रोटॉन सपोज यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, और दोनों एक दूसरे को, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. बट आफ्टर दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन ये जो प्रोटॉन्स है ये इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? बाउंडेड है, बाइंडेड है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही कंटेन्ड है. तो आपको नहीं लगता इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज वेरी स्ट्रोंग फोर्स? और वो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो इन सब को बांध के रखे हुए है. और उस फोर्स को आप सब जानते हो, वो फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है, या न्यूक्लियस का फोर्स है, जिसका नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है. अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट उससे पहले पढ़ते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी समझ गए हो कि इन न्यूक्लियॉन्स को, ना कि सिर्फ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखने के लिए जो एनर्जी न्यूक्लियस को लगानी पड़ती है इन न्यूक्लियॉन्स के ऊपर, दैट एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. मतलब आप सबको पता है न्यूक्लियस स्टेबल है. स्टेबल है मतलब ये सारे जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो उसके अंदर ही रहेंगे, दैट आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहे हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस कह रहे हैं. अट्रैक्टिव इन नेचर है, इनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वेरी लार्ज. हम सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कितने लार्ज होते हैं ये, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी इनका मैग्नीट्यूड लार्ज होता है. लेकिन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं? तो देखिए
जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा, किसके लिए? टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स। सपोज आप इन न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना चाहते हो, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स from the nucleus to such a distance that there is no force of interaction between them। मतलब आप क्या करो, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा दो कि ये न्यूक्लियॉन, सपोज एक प्रोटॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे है, इतना ज्यादा आपने इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे इनको सेपरेट कर दिया कि अब ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं लगा सकते। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया है, वही अमाउंट ऑफ वर्क डन है किसका मेजर है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको लगाना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज अ मेजर ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब वो वर्क डन आपने किया है किसके अगेंस्ट? बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट। बिकॉज न्यूक्लियस ने एक एनर्जी लगा के इनको क्या कर रखा था? बाइंड कर रखा था। बट आपने वर्क डन करके उस बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट जाके इनको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो डिफाइन कैसे कर सकते हो? इशू इतना लेट कहाँ थे? अब देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कैसे कर सकते हो? इट इज द एनर्जी with which nucleons are separated in the binding energy is the energy due to which nucleons are bounded। ठीक है, इकट्ठा किया हुआ है, इनको कलेक्ट किया हुआ है, एक एनर्जी की वजह से बांध के रखा हुआ है, उसी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। और इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? इसको मेजर कर सकते हैं बाय द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स to such a large distance so that now they cannot interact with each other। कि कितनी एनर्जी, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इस न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए, सो दैट अब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ना लगाएं। उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम मेजर कर लेंगे, तो वही हमारा क्या होगा? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो बताओगे कैसे? It is the energy with which nucleons are bounded to the nucleus. How can we measure it? This energy can be measured by the work required to be done on the nucleons to such a distance that they cannot now interact with each other। इसी को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं। बेटा ये क्लियर है? आपकी बुक्स में एज इट इज लिखा हुआ है, इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेना। स्टेटमेंट लर्न आपको रटने की जरूरत है नहीं। बात वही है कि वो एनर्जी जिसकी वजह से न्यूक्लियस ने इन न्यूक्लियॉन्स को इस कॉम्पैक्ट साइज में 10⁻⁻15 मीटर के साइज में बांध के रखा हुआ है, उसी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि बांध कौन रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें न्यूक्लियॉन्स को इस न्यूक्लियस से बाहर लाके सेपरेट करने में लगेगा, वही मेजर है किसका? मतलब उसी से हम मेजर कर सकते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपको समझ आ गई है तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल है यहां से। अभी हमने मास एनर्जी रिलेशन स्टडी किया था जिसमें E इक्वल टू mc² लिखा था कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मास। और मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। जब भी कुछ मास डिसअपियर्स हो जाए तो समझो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी डिसअपियर हो जाए समझो वो मास में कन्वर्ट हो गया। और ये जो एनर्जी मास रिलेशन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, और इसी के बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे किसको? बाइंडिंग एनर्जी को। कैसे? देखिए अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। सपोज हम एक न्यूक्लियस ले लेते हैं X। ये आपके पास X एक न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर है A और एटॉमिक नंबर है Z। अब इसके अंदर Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
आप सब जानते हो, और यू कैन से चार्ज भी बोल सकते हैं, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ए क्या है, मास नंबर। अब यहां से प्रोटॉन्स हो गया, मास नंबर हो गया न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। तो देखिए ये तो हो गए न्यूट्रॉन्स और ये हो गए प्रोटॉन्स, और ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं यहां से एम एन ले लूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर एक मास को ले लो, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन के मास को हमने क्या ले लिया, एम एन ले लिया। इन द सेम वे अगर हम एक प्रोटॉन के मास को हम क्या ले ले, एम पी ले ले, मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ एन मतलब न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ए न्यूक्लियस लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो सिंगल होता है। तो अब आपको नहीं लगता कि मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन और मल्टीप्लाइड बाय जितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, z है, प्लस ये है मास ऑफ, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये आएगा a माइनस जेड। ये हो गया एक प्रोटॉन का मास। अगर एक प्रोटॉन के मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि z है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको नहीं लगता ये बन गया मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, यही बना, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, एम एन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, a माइनस जेड। तो आपको नहीं लगता ये मास इक्वल होना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस के, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पे हमने देखा कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ इंडिविजुअल टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन का। अगर हम मास कर ले, सारे न्यूट्रॉन्स का मास अगर कैलकुलेट कर ले और सारे प्रोटॉन्स का मास अगर कैलकुलेट कर ले और उन दोनों को जोड़ दे, तो होना क्या चाहिए कि जितना न्यूक्लियस का मास है उतना ही मास होना चाहिए मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। ये चीज समझ आई, वो इक्वल होना चाहिए किसके, न्यूक्लियस के मास के। क्योंकि बेटा न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से तो बना है, तो जितना मास सारे प्रोटॉन्स का होगा और जितना मास सारे न्यूट्रॉन्स का होगा, उन उस अलग से हम अगर सारे प्रोटॉन्स के मास को जोड़ दें और अलग से सारे न्यूट्रॉन्स के मास को जोड़ दें, तो वो दोनों का जो सम है मास का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जो ये दोनों मिलके बना रहे हैं न्यूक्लियस। तो जो मास है किसका, न्यूक्लियस का, वो इक्वल होना चाहिए मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो लेस होता है किससे, मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। ये चीज समझ आई, समझ आ गई ये चीज, कि हमने ये देखा कि अलग से आपके पास जो न्यूक्लियस है उसका मास लेस है अगर हम सारे प्रोटॉन्स का मास निकाल ले और सारे न्यूट्रॉन्स का मास निकाल ले, और सारे प्रोटॉन्स के मास को और सारे न्यूट्रॉन्स के मास को अगर सम कर दे, तो वो सम ज्यादा होता है किससे, न्यूक्लियस के मास से। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, उसके पास एक एनर्जी है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियस के पास एक एनर्जी है जिसकी वजह से इन प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को वो बांध के रख रहा है इस कॉम्पैक्ट साइज के अंदर, विच इज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। अब इस न्यूक्लियस का कुछ मास किस में चेंज हो गया है, इस बाइंडिंग एनर्जी के अंदर चेंज हो गया है। बिकॉज वी नो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी मास रिलेशन E equal to mc square, energy is convertible into mass and mass is convertible into energy। तो न्यूक्लियस ने अपना कुछ मास सैक्रिफाइस करके या लोस्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है,
एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है और उस एनर्जी को वी कॉल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसीलिए न्यूक्लियस का जो मास है इट इज लेस देन मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। ये चीज समझ आई या नहीं समझ आई? क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है? विवेक क्लियर है आपको? मास न्यूक्लियस का कम क्यों है? मास न्यूक्लियस का कम इसलिए है क्योंकि कुछ मास न्यूक्लियस का किसमें चेंज हो चुका है? एनर्जी में चेंज हो चुका है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और यहीं से कंसेप्ट क्लियर होता है किसका? मास डिफेक्ट का। अब ध्यान से समझना, एक चीज समझ आ गई है तो बस मास डिफेक्ट भी समझ आ जाएगा। मास डिफेक्ट क्या है आपके पास? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट आपके पास ये है कि इफ सर्टेन मास डिसअपियर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो कुछ मास न्यूक्लियस का डिसअपियर हो गया। ठीक है, और दिस डिफरेंस बिटवीन द masses of neutrons and protons forming a nucleus, ये दोनों किसको फॉर्म कर रहे हैं? न्यूक्लियस को फॉर्म कर रहे हैं। एंड मास ऑफ, एक मिनट, अब मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होगा किससे? न्यूक्लियस से। तो इसमें से अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल दें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मास मिलेगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं? मास डिफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स अगर अलग से कितने हैं आपके पास? Z प्रोटॉन्स है। ठीक है, और Z प्रोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? A माइनस Z, ये हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? एक न्यूट्रॉन के मास से, तो ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना लिखा था हमने? mn लिखा था, कैपिटल N। तो ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हो गया मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स और ये हो गया मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मास मिलेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मास डिफेक्ट। कहने का मतलब है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सारे मास को हम जोड़ दें और उसमें से न्यूक्लियस का मास अगर माइनस कर दे तो मिलना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पे 0 ना मिलके कुछ आपको मास मिलता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का मास कम है किससे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास से। क्योंकि जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो उस टाइम पे इनमें से कुछ मास किसमें चेंज हो गया है? एनर्जी में चेंज हो गया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये चीज क्लियर है? ओए आशीष, क्या बात है भाई? किसको दे रहा है ये नंबर? यहाँ पे लेक्चर लेने के लिए बैठे हो या फिर ये आप लोग नंबर एक्सचेंज करने के लिए बैठे हो? बाद में बात कर सकते हो। ये चीज क्लियर है? अब इसको समझते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मास डिफेक्ट क्या है? डिफरेंस है किसका? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास में से अगर न्यूक्लियस का मास हम माइनस कर देंगे तो वहां पे हमें कुछ मास मिलेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मास डिफेक्ट। अब हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन निकालेंगे किसके लिए? बाइंडिंग एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए। सपोज करते हैं हम एक न्यूक्लियस ले रहे हैं, एक एटम ले रहे हैं X, जिसका मास नंबर है A, एटॉमिक नंबर है Z। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ Z है आपके पास प्रोटॉन्स, आपके पास A माइनस Z है आपके पास न्यूट्रॉन्स, और Mn है आपके पास मास ऑफ ए न्यूट्रॉन। एक सिंगल न्यूट्रॉन का मास ले रहे हैं हम। Mp ये है मास ऑफ ए प्रोटॉन, ठीक है, और Mn ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मैंने अभी आपको बताया था मास डिफेक्ट किसके इक्वल था? मास डिफेक्ट था टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस
टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। यही था कि इसमें से अगर आप न्यूक्लियस का मास अगर माइनस कर देते हो तो यहाँ पे आपको कुछ मास मिलता है। ये वही मास है जो किस में कन्वर्ट हो गया है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में। ये चीज सबको क्लियर है ना? बस अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसके लिए एक छोटा सा रिलेशन बनाना है। मास डिफेक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z मल्टीप्लाइड बाय जितना एक प्रोटॉन का मास है, दैट मींस mp। ये चीज समझ आई? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है a माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक न्यूट्रॉन का जो मास है mn। ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे? स्मॉल m कैपिटल N। ये हो गया मास डिफेक्ट। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ ये डेल्टा m है? क्योंकि भाई ये स्मॉल मास है तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा m। ठीक है। अब हमने लिखा था आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन से E इक्वल टू mc²। ये चीज समझते हो? अब अगर ये मास डिफेक्ट है तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हम निकालना चाहें, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? यहाँ से मास है वो हम मास कौन सा लेंगे, कितना मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, डेल्टा m। यही हुआ है तो डेल्टा m और साथ में क्या आ जाएगा, c²। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब डेल्टा m क्या है, ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए। वो होगा देखिए है कुछ भी नहीं, बट ये चीज एक्चुअल में क्लास में एक्सप्लेन होनी थी। बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, डेल्टा m। ये आपके पास डेल्टा m है तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख दीजिए। तो ये होगा Z मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये तो हो गया क्या, डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाय c²। ये आपके पास क्या आ गया, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछिए। हाँ, डेल्टा m से मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स सारे सबको अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो वो मास ज्यादा मिलता है। किससे? जो आपके पास एक न्यूक्लियस है उससे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का कुछ मास किस में चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया है, इसीलिए उसको डेल्टा m लिख रहे हैं, मतलब मास डिफेक्ट। डिफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब सारा मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स में से अगर न्यूक्लियस का मास माइनस करें तो जीरो मिलना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं मिल रहा है, इसलिए हम वहां पे क्या लिख रहे हैं कि ये मास का डिफेक्ट है जो कि डेल्टा m के इक्वल है। ये टिंकू अगर आपको चैट करनी है तो आप क्लास लीव कर जाएं, फिर आप बोलोगे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास, अभी तो हमने देख ली बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई है। ये आपके पास है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब सारे मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस और साथ में क्या है, c²। यही है बेटा, ये है टोटल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस को सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स को जिस एनर्जी के साथ बांध के रखा हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और ये है उसका फॉर्मूला। अगर हमें क्या निकालनी हो, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे कि अभी तो हमारे पास क्या आई थी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आई थी कि सारे न्यूक्लियंस को जो न्यूक्लियस ने बांध के रखा हुआ है
वो कितनी एनर्जी से बांध के रखा हुआ है, इतनी एनर्जी से। अभी हमने इसके लिए मैथमेटिकल डेल्टा एम वगैरह लिख के सोल्व किया था। तो अगर हमें ये देखना हो कि एक न्यूक्लियन, मतलब न्यूक्लियन का मतलब समझते हो ना, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस को ही, सॉरी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियंस बोल रहे हैं। लेकिन पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन को जो बांध के रखा हुआ है, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस ने एक न्यूक्लियन को बांध के रखने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, उसको हम क्या कह रहे हैं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, जितनी एक न्यूक्लियन को इस न्यूक्लियस से बाहर लाने के लिए जितनी एनर्जी या जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एनर्जी विच वी हैव टू स्पेंड टू रिमूव a nucleon from the nucleus, और उसको रिमूव करके कहां ले जाए, टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो दैट उसके ऊपर न्यूक्लियस अब अपना इफेक्ट ना लगा सके। और समझ गए, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस इज द एनर्जी स्पेंट टू रिमूव ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब एक न्यूक्लियन को अगर हम इस न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर लाना चाहते हैं, तो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी या जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट। इसको डिफाइन मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे समझ सकते हैं, अगर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दे किससे, मास नंबर से, क्योंकि मास नंबर ही आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी को अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियंस एंड मास नंबर बोथ आर सेम थिंग्स, इससे अगर आप डिवाइड कर दो तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। किसी को कोई डाउट? यस बेटा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के सम को ही हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, मतलब ए बोलते हैं। तो आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी आई थी ना, जिसको हमने लिखा था, क्या लिखा था, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। ये हमने लिखा था बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसको हमने लिखा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स, Z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन प्लस, एन क्यों लिख देती हूँ, प्रोटॉन्स है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, A माइनस Z। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए ये। इसको अगर आप एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सारे न्यूट्रॉन्स का मास आ जाएगा, और इसमें से माइनस कर दीजिए क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इस ये आ गया आपके पास डेल्टा एम, डेल्टा एम ही है ना ये मास डिफेक्ट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, सी स्क्वायर से, तो ये आपके पास आ गई टोटल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको अगर आप डिवाइड कर दो किससे, ए से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, अगर नहीं डाउट है तो आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा, चले आगे। ओके, देखिए और भी बहुत कुछ करना है। अब हमें यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करना है, और इस कर्व के ऊपर ही हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से समझेंगे इस कर्व को, क्योंकि इस कर्व को समझ लिया तो समझ लो आपको न्यूक्लियस आ गया। ये क्या है, हम क्या करेंगे, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब अगर एक न्यूक्लियन हमें न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से अगर बाहर लाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसके बीच में, और मास नंबर के बीच में एक प्लॉट है जिसको समझते हैं। देखिए
एक एक्सिस पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे मास नंबर, ठीक है, मतलब ए लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम लेंगे एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन, और जो हमारे पास होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, मतलब पर न्यूक्लियन। अब ये जो एनर्जी है ये आपके पास 0, 2, 4, ये आपके पास 6, ये आपके पास 8 और ये आपके पास 10। कलर कहीं दिख रहा है आप लोगों को? ओके, ओके, ये आपके पास एक कर्व है, ये देखिए यहाँ पे जो मास नंबर रहेगा ये आपके पास 50 रहेगा, यहाँ पे जो मास नंबर होगा वो 100 होगा, यहाँ पे जो मास नंबर होगा वो 150 होगा। कुछ और हमें लाइंस लेनी पड़ेंगी। ओके बेटा, ये आपके पास यहाँ पे 150 है, दिस इज 200 और ये आपके पास है 250, ठीक है। अब सबसे पहले 0 और 2 के बीच में सबसे पहले जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स विद मास नंबर 2। उसके बाद इसी लाइन के अंदर यहाँ पे आपके पास आइसोटोप है हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप विद मास नंबर 3, ठीक है। उसके बाद 6 और 8 के बीच में यहाँ पे हमारे पास है हीलियम। ये आपको कर्व जो है वो याद करना पड़ेगा। हीलियम का जो ये भी आइसोटोप ही है एक्चुअल में, ये क्या है, वैसे भी 4 होता है मास नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हीलियम का आइसोटोप हो गया 4। अब इनको एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर दोगे तीनों को, क्लियर। तो ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं। कहने का मतलब है हीलियम के लिए जो आपके पास एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन को अगर आपको जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर लाने के लिए एक न्यूक्लियन को, वो कितनी होगी, ये ऑलमोस्ट 6 और 8 के बीच में होगी। ये हाइड्रोजन के इस आइसोटोप के लिए 4, 2 और 4 के बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप विद मास नंबर 2 ये 0 से 2 के बीच में रहेगी। समझ गए होगे। अब इसके बाद यहाँ पे वापस आ जाइए, ये यहाँ पे है लिथियम, लिथियम का मास नंबर है 6। ये फिर आपके पास दूसरा एलिमेंट है, ये है आपके पास कार्बन, कार्बन विद मास नंबर 12। ये यहीं पे है आपके पास नाइट्रोजन विद मास नंबर 14।
देन आपके पास है ऑक्सीजन, मास नंबर है 16। देन आपके पास यहीं पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है विद मास नंबर 18, ये भी ऑक्सीजन है आपके पास। देन आप यहां से यहां चले जाइए, ये आपके पास है सल्फर, एस सल्फर ही होगा ना, 32। देन उसके बाद है आपके पास आयरन, Fe, इट इज 56। देन उसके बाद आपके पास है 100 के ऊपर, ये है आपके पास MO, मोलिब्डेनम, इट इज 100, मास नंबर 100। देन उसके बाद है आपके पास ये शायद आपके पास क्या होता है, इंडियम होता है, क्या होता है, 127। देन उसके बाद 150 और 100, मतलब यहाँ पे 200। ये आपके पास है W 184। ये आपके पास है यहाँ पे गोल्ड, ये आपके पास है 197। एंड देन है आपके पास यूरेनियम 238। ठीक है, अब यहां से ये है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, और ये है आपके पास मास नंबर, कि मास नंबर इंक्रीज होगा तो जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, मास नंबर अगर डिक्रीज होगा तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इस कर्व को हमें समझना है। तो आप देखें यहाँ पे इस ग्राफ को अगर हम डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें या समझें, तो कुछ पॉइंट्स जैसे हम हर बार करते हैं, कुछ पॉइंट्स इसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपके पास जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, लाइक हाइड्रोजन, जो आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है 1H1, 2H1, ठीक है, और 3H1, उसके लिए जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, स्मॉल, क्योंकि आप यहां तक देखें 4 और 2 के बीच में ये लास्ट जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो यहां तक आ गया है, तो इनकी एनर्जी कितनी है, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 1 और 3 के बीच में है। तो ये लाइट न्यूक्लियाई है जिनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या है, कम है। कम होने का मतलब थोड़ी सी एनर्जी देके ही या थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन करके ही हम इनको क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस से बाहर ला सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन के जो तीनों आइसोटोप्स हैं उनके लिए जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो क्या है, लेस है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आप यहां से क्या देख रहे हो कि फॉर मास नंबर 2 to 20, कहां पे है 2 to 20, ये है 25 यहां तक, ये 25 हो जाएगा ना, तो 2 to 20 तो मतलब ये 0 से 20 के बीच में यहीं पे रहेंगे 2 to 20, इसी बॉक्स के अंदर, इसी कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे कुछ मास नंबर ऐसे हैं 2 to 20 की रेंज में जिनके लिए कुछ पीक्स हैं, मतलब पीक्स जैसे यहाँ पे एक पीक बन रही है, ये पीक बन रही है हीलियम के लिए, कार्बन 12 के लिए, ऑक्सीजन 18 के लिए। ये पीक्स ये डिफाइन करती है, इंडिकेट करती है कि ये जो न्यूक्लियाई है ये न्यूक्लियाई मोर स्टेबल है। दीज न्यूक्लियाई जो कि क्या फॉर्म कर रही हैं, पीक्स फॉर्म कर रही हैं। जैसे आपके पास हीलियम है, आपके पास कार्बन है विद मास नंबर 12, आपके पास ऑक्सीजन है विद मास नंबर 16। ये वो न्यूक्लियाई हैं विच आर फॉर्मिंग पीक्स, मतलब ये पीक्स ये इंडिकेट करती हैं कि दीज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई। मतलब इनके जो नेबरिंग में जो भी न्यूक्लियाई है, जैसे लिथियम है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन 18 भी है, ये बाकी जो भी होंगे, क्योंकि इन बिटवीन भी होंगे आपके पास मास नंबर, तो ठीक है 0 से 20 के बीच में, अदर देन दीज 4, 12, 16 और भी एक दो होंगे, इनके नेबरिंग में जो भी न्यूक्लियाई हैं उन सब से ज्यादा
ये जो पीक्स वाली जो न्यूक्लियाई हैं ये क्या होंगी, मोस्ट स्टेबल होंगी इन कंपैरिजन टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियाइज। ठीक है, उनके नेबरिंग में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबसे ज्यादा जो पीक्स पे हैं वो क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। ये चीज क्लियर है कि पीक्स कहां से कहां फॉर्म हो रहे हैं। पहली बात तो पीक्स फॉर्म हो रहे हैं 2 to 20 मास नंबर की रेंज में। ठीक है, तो इन पीक्स के कोरेस्पोंडिंग जो भी न्यूक्लियाई है या ये पीक्स ये इंडिकेट करते हैं कि इनके कोरेस्पोंडिंग जो भी न्यूक्लियाई है या जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट्स क्या है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों, क्योंकि उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 12 16, ठीक है, सॉरी 12 16 तो इनका मास नंबर है, ये इसी रेंज में आ गए 6 to 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन 8 से ज्यादा है, तो मतलब मोर स्टेबल है ये। ठीक है, मतलब इनको अगर आपको एक न्यूक्लियन को बाहर निकालना चाह रहे हो तो आपको एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है, आगे चले। थर्ड पॉइंट क्या देख रहे हो आप, यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो। थर्ड पॉइंट आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि आपके पास एक वाइड रेंज हमें मिल रही है मिडल रीजन के अंदर। मिडल रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन। यहाँ पे ब्रॉड मैक्सिमम रेंज, मतलब अगर 30 से यहाँ से ऑलमोस्ट, अगर किसी का माइक ऑन है, ये सल्फर है, ये देखिए सल्फर कहाँ से शुरू है, 32 है, सल्फर ही है ना ये जिसका मास नंबर 32 है। अगर हम किस रेंज की बात करें, 30 से 120, मतलब मास नंबर ए अगर 30 से 120 के बीच में अगर वेरी कर रहा हो तो यहाँ पे हमें एक वाइड रेंज मिल रही है इन द मिडिल सेक्शन, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से लेके ये 100 है, मतलब ये 125 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ तक हमें एक वाइड रेंज मिल रही है जिसके अंदर आप देख रहे हो जो आपके पास एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कितनी होगी। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी हम अगर हम सबकी निकालें तो ये 8 है और ये 10 है, तो 8 और 10 के बीच में ही है इन सारे एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो हम ये लिखेंगे कि फ्रॉम मास नंबर 30 to 120 जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो ऑलमोस्ट कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, फ्रॉम द रेंज ऑफ मास नंबर ए इक्वल टू 30 to 120 हमें जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल रही है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें आप ये भी देख रहे हो हाईएस्ट किसके लिए है इस रेंज में, आयरन के लिए, वो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस हाईएस्ट इस रेंज के अंदर 30 to 120 रेंज के अंदर जो हमें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलेगी वो कितनी होगी, वो होगी 8.5, मतलब ऑलमोस्ट अगर इस रेंज के अंदर हम एवरेज निकालें तो बाइंडिंग एनर्जी हमें कितनी मिल रही है, 8.5। लेकिन इसी रेंज के अंदर आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो मैक्सिमम है कितनी, 8.85। और आप देख सकते हो इस कर्व के अंदर भी जो आयरन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। ये क्या लिख रहे हो टिंकू, बी ऑडिबल मैम, आपको सुनाई नहीं दे रहा, आवाज सुनाई दे रही है सबको, क्लियर है, ओके। और सबसे जो मिनिमम है ये देखिए, अब देखिए 120 के बाद ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे मास नंबर अब आगे इंक्रीज होता जा रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती जा रही है। ये फोर्थ पॉइंट के बारे में आप डिस्कस करोगे कि जैसे जैसे एलिमेंट का जो मास नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग। यहाँ से देखिए डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि वाई एक्सिस पे आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ली है
और ये डिक्रीज होती जा रही है और ये मिनिमम हो जाती है किसके लिए, यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इट इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मास नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो एटम है या एटॉमिक न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, ये बोल सकते हो कि मास नंबर इंक्रीज होने से जो न्यूक्लियस है एटम का वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हो जाता है बेटा, अनस्टेबल होने का मतलब, अगर मास नंबर बढ़ेगा तो आपको नहीं लगता नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे जो रिपल्शन था, कुलम्स रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, मास नंबर बढ़ता जाएगा, तो प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा तो उससे आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता जाएगा, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब अगर आपको एक न्यूक्लियस को बाहर निकालना है तो आप इजीली उसको बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि अब न्यूक्लियस का जो फोर्स है न्यूक्लियंस पे, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसीलिए यूरेनियम जो है, यूरेनियम 238, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी हो गई है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आयरन की यहाँ पे आप देखें तो कितनी थी, 8.7 थी, ये 8.8 थी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए कितनी कम हो गई है, क्यों हो गई है, ए नंबर मास नंबर बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े तो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई, चारों पॉइंट्स। पहला क्या था, अगर लाइट न्यूक्लियाई रहेंगी, जो आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या रहेगी, कम रहेगी। दूसरा, जो यहाँ पे 2 से 20 के बीच में जो रेंज है एटॉमिक मास नंबर की, 2 से 20 के बीच में यहाँ पे कुछ पीक्स फॉर्म हो रही हैं। ये पीक्स ये इंडिकेट करती हैं कि इन पीक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो भी न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है या एटम है या एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके नेबर में जितने भी आपके पास दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में। थर्ड पॉइंट क्या था कि 30 से लेके 120 तक हमें एक ऐसी रेंज मिल रही है जिसमें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कितनी है, कांस्टेंट, जो कितनी थी 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के अंदर हमें आयरन मिला था जिसकी मैक्सिमम ये बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने ये देखा कि जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती जा रही है। इसका रीजन क्या है, मास नंबर बढ़ने से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर वो भी बढ़ेंगे और न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वो इन प्रोटॉन्स के ऊपर जो कुलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी बढ़ेगा, तो कम एनर्जी लगा पा रहा है या कम फोर्स लगा पा रहा है इनको बांध के रखने के लिए। इसीलिए न्यूक्लियस अनस्टेबल, एटम अनस्टेबल, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज ए विल इंक्रीज। ये कर्व क्लियर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे हेमलता, लेकिन न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो चार्ज ये है ना कि न्यूट्रल है, लेकिन हाँ ये है, इसीलिए तो देखो सपोज करो यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन आ गए तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ये भी है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी वहां पे मतलब एक तरह से अनस्टेबल तो हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो अनस्टेबल होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो। ये आपके पास हमने कर्व से ये चीजें एक्सप्लेन की। दो चीज और एक्सप्लेन करनी है इस कर्व से, वो है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन।
अब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा, वो देखो। फर्स्ट है, हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, न्यूक्लियर फिजन को, और सेकंड किसको एक्सप्लेन करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन को। अब फिजन में क्या होता है, एक एलिमेंट ब्रेक हो जाता है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में, या फिर एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है किसमें, दो स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ पे एनर्जी का एमिशन होता है, और वी कैन से एनर्जी हमें गेन होती है। फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके क्या फॉर्म करती हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करती हैं, सॉरी एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करती है, और यहाँ पे भी एनर्जी का क्या होता है, एमिशन होता है। अब पहले फ्यूजन को समझो। यहाँ पे देखो, जो आपके पास लाइट न्यूक्लियाई है, इस केस में इनिशियल में जो लाइट न्यूक्लियाई है, वो मिलके दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके क्या बनेंगे, क्या बनेगा, एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा। तो जो लाइट न्यूक्लियाई है उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है, लेकिन जो एक हैवी न्यूक्लियाई बन रहा है उसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज्यादा है। तो जब दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बनेगा, तो वहां पे उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, ज्यादा। तो हमें यहाँ पे फ्यूजन के अंदर जब दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म कर रही है तो भी एनर्जी का गेन होगा। दूसरा, यहाँ पे सपोज आपके पास एक हैवी न्यूक्लियाई है, ठीक है, जब इस रीजन से मिडिल रीजन की तरफ जाएंगे ऐसे, तो अगर एक हैवी न्यूक्लियाई 240 या 238 ले ले, तो क्या बनेगी, एक 120, और दूसरी भी क्या बनेगी, 120। तो 240 तो अनस्टेबल हो गया, मास नंबर बढ़ गया, तो उसकी एनर्जी क्या है, कम। लेकिन जो दो 120 ये देगा, उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों ही प्रोसेस के अंदर हमें एनर्जी का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इस एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में जो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, उससे हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, चाहे तो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो चाहे न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस हो। क्लियर है बेटा? ये यहाँ पे आपका बाइंडिंग एनर्जी का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसको जाके एक बार देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। ना समझ आए तो कल के जो टॉपिक है जो भी हम करेंगे उससे पहले एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, सो दैट इसमें से देखिए क्वेश्चन हमेशा आता है और अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है।